नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। दोस्तों, ये हमारा वीकली करंट बुलेटिन सीरीज का दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर मतलब कि मई महीने के दूसरे सप्ताह का लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर है कोविड कवच एलिसा से संबंधित। देखिए ये क्या है, ये एक रैपिड टेस्ट किट है। क्या है? एक रैपिड, पेन नहीं चल रही भाई, हाँ, एक रैपिड टेस्ट किट है। ठीक, इससे क्या होगा, ये क्या काम करेगी? ये देखिए, जो कोविड-19 के जो एंटीबॉडीज़ हैं शरीर में, ठीक, मान लीजिए आप कोविड-19 से संक्रमित हो गए तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में डेवलप होंगी, उसकी यह तत्काल यानी कि जल्दी से जल्दी जांच कर लेगा। नाम में ही रैपिड है। ठीक, यह उसी लिए बनाई गई है। फिलहाल ये बनाई किसके द्वारा गई? तो ये बनाई गई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक, यानी कि ICMR और NIV क्या है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी द्वारा। ठीक, ये देखिए, ये RT-PCR की जगह जो है कम, इसमें जैसे RT-PCR टेस्ट अभी किया जाता है कोविड-19 के लिए, तो इसके लिए इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सुरक्षा की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें कोई उतनी आवश्यकता नहीं होगी सुरक्षा के लिए। ठीक, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? इसको देखिए, 1952 में पुणे में रॉकफेलर फाउंडेशन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के द्वारा मिल करके स्थापित किया गया था। कब? तो 1952 में पुणे में। ठीक, किस काम के लिए? तो इसके उद्देश्य क्या क्या है? तो मनुष्यों को प्रभावित करने वाले वायरल रोगों पर अध्ययन करने के लिए, वायरस के प्रकोप, अलगाव, लक्षण, प्रकृति, चक्र, प्रसार आदि आदि का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो रैपिड टेस्ट किट है ना, इसको जो है बनाया तो ICMR और NIV ने है, लेकिन इसका जो मास लेवल पे प्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो इन्होंने इसे दे दिया है प्रोडक्शन करने के लिए जाइडस कैडिला को दे दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली और दूसरी खबर हमारे लिए क्या है, या फिर दूसरी न्यूज़। दूसरी है स्वस्थ वायु को लेकर के। ये क्या है स्वस्थ वायु? यहाँ पे देखिए, ये स्वस्थ वायु क्या है? ये एक वेंटिलेटर सिस्टम बनाया गया है जो कि काफ़ी छोटा है। ठीक, सामान्य वेंटिलेटर से बहुत छोटा। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वेंटिलेटर होता क्या है। देखिए, जब किसी व्यक्ति का फेफड़ा जो है वो सामान्यतः सांस लेने में अक्षम हो जाता है, ठीक, तब उसे जो है वेंटिलेटर पे जिस मशीन पे रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे वेंटिलेटर बोलते हैं। वेंटिलेटर मशीन बोलते हैं। काम क्या है इसका? तो यह जो है शरीर में ऑक्सीजन को, यानी कि फेफड़ों में ऑक्सीजन को भेजती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालती है। ठीक, इसे बाहर निकाल दिया, इसे अंदर भेज दिया, इसका काम यही है। तो अब क्या है, देखिए, सामान्यतः होता क्या है, वेंटिलेटर एक काफ़ी बड़ी मशीन होती है। ठीक है, आप देखे होंगे अगर कभी, तो पूरा एक बेड लगा होता है और चारों तरफ ढेर सारे सिस्टम लगे होते हैं। तो इसे जो है कहीं भी ऐसे नहीं लगाया जा सकता कि कोई छोटी सी डिस्पेंसरी हो, वो वेंटिलेटर लगा लिया अपना एक, नहीं, या फिर कोई एक छोटा सा अस्पताल हो, वहाँ पे एक अपना वेंटिलेटर रख लिया उन्होंने, नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है और ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है मशीन। ठीक है, तो अब क्या किया गया, अब जो है CSIR ने जो है एक नई मशीन डेवलप की। CSIR के तहत जो है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी एक है, इन्होंने 36 दिनों के अंदर ही इस वेंटिलेटर सिस्टम को डेवलप कर दिया। ठीक है, इसके लिए जो है किसी स्पेशल पर्सन की ज़रूरत नहीं, जैसे कि सामान्य वेंटिलेटर के लिए बाकायदा एक ट्रेंड पर्सन होता है, लेकिन इसके लिए किसी एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ये एक सामान्य नर्स वगैरह भी या वार्ड बॉय भी चला सकते हैं। ठीक, इसे अस्थायी अस्पतालों में भी रखा जा सकता है, डिस्पेंसरी में भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल? नेक्स्ट है नीला नदी वेबिनार, यानी कि देखो अपना देश। क्या है संबंधित इससे खबर? देखिए, सबसे पहले तो जानिए नीला नदी क्या है। नीला नदी जो है तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। ये देखिए, निकली यहाँ से, अन्नामलाई पहाड़ियों से निकली और केरल होते हुए ये चली जाती है अरेबियन सी में, या फिर यूँ कहें कि लक्षद्वीप सी में चली जाती, गिर जाती है। ठीक है, ये तो जान लिया हमने। अब
अब अभी क्यों न्यूज में है, देखिए ये दूसरी चीज़ और जान लीजिए कि ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी, यहाँ देखिए केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अभी क्या हुआ कि एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक प्रोग्राम चलता है, देखो अपना देश, ठीक। तो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत एक वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसे कहा नाम दिया गया नीला नदी वेबिनार, यानी कि एक्सप्लोरिंग रिवर नीला, ठीक है। इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में जान लीजिए। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है थूथा पूजा, गायत्री पूजा, कालापति पूजा, कन्नादि पूजा और तिरूर रिवर, ठीक है। केरल की यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसे नीला नदी या भरतपुझा नदी भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है भरतपुझा रिवर, ठीक। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ क्या है। यह देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर के है, ठीक। किस लिए है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या है इसमें? इसमें जो है सामान्यतः जो राशन दिया जाता है कोटे की दुकानों से, जो राशन दिया जाता है वह दिया जाता है 5 kg तक पर पर्सन, 5 kg पर पर्सन। लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इसी को डबल कर दिया गया, यानी कि ×2। अब कितना हो गया? तो अब ये हो गया 10 kg पर पर्सन। बहुत ही सिंपल और छोटा सा है, कंफ्यूज कहीं मत होइएगा, ठीक। इसमें लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को शामिल किया गया है, यही है, ठीक। अब कितने दिन के लिए है? तो यह केवल 3 महीने के लिए है, 3 मंथ्स के लिए है ये, ठीक। बाकी इसमें 1 किलो अलग से दाल भी मिलेगी, 1 kg दाल भी पर परिवार, पर फैमिली, ना कि पर पर्सन, ठीक। चलिए देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ क्या है। अगली न्यूज़ भी FCI के बारे में है। FCI देखिए हाल फिलहाल में काफ़ी गेहूँ की खरीद चल रही है हर जगह पे, तो उसी को लेकर के FCI जो है चर्चा में बना हुआ है। तो जान लेते हैं FCI के बारे में। देखिए FCI जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का एक PSU है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। क्या? FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसका उपक्रम है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का एक वो है, PSU है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1964 में, ठीक। 1964 के अधिनियम द्वारा स्थापना हुई थी और वर्ष 1965 में इसे स्थापित किया गया था। चूंकि देखिए ध्यान दीजिए, अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, तो अतः यह कौन सा निकाय हो जाता है? यह हो जाता है सांविधिक निकाय, ठीक। कौन से अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? इसे स्थापित किया गया था भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964। यहाँ देखिए ये काम क्या क्या है इसका? केवल अनाज खरीदता है? नहीं, खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद भी करता है, उनका भंडारण भी करता है, उनका परिवहन भी करता है और वितरण और बिक्री भी करना इसका काम है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर के, जो हाल ही में जो है एक नया मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के लिए रूट बनाया गया है, उसको लेकर काफ़ी विवाद हो गया है। तो इसी से संबंधित यह आर्टिकल है, तो जान लेते हैं। देखिए कैलाश मानसरोवर मार्ग के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं अभी तक क्या होता था। अभी तक देखिए यहाँ पे जो है, अभी तक हम कैसे जाते थे? हम जाते थे नाथुला दर्रे से होते हुए, यहाँ जाते थे। ये देखिए ये माउंट कैलाश है, यहाँ से जो है नाथुला दर्रे से होते हुए यहाँ तक जाते थे। अब क्या हुआ है? अब चूंकि हमने एक नया रूट बना लिया है यहाँ से, तो अब जो है यह रूट हमारे लिए छोटा हो गया। पहले क्या होता था, नाथुला दर्रे से जब हम होकर के जाते थे तो यह इसमें जो है हमें ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन ये जो छोटा वाला रूट हमने बनाया है, ये वाला पेन मैं दूसरे ले लेता हूँ, हाँ, ये जो छोटा वाला रूट हमने बनाया है, इसमें हमको इसके बजाय जो है 6 दिन कम लग रहा है ट्रेवल करने में। कितना दिन? 6 दिन कम लग रहा है ट्रेवल करने में, ठीक। माउंट कैलाश के बारे में जान लीजिए सबसे पहले। तो देखिए यह कहाँ पे है माउंट कैलाश? माउंट कैलाश चीन के तिब्बत में है। कहाँ है? चीन के तिब्बत क्षेत्र में माउंट कैलाश पड़ता है, ठीक। यह जो है तीर्थयात्रियों के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण स्थल है, भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए, ठीक। और इसमें ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही जाते हैं, हाँ, ये जो है जैन और बुद्धिज़्म के लिए भी इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल बनता है, ठीक है। तो अब 2 ही मार्ग हैं,
ये वाला जो नया रूट बना है इसे कहाँ से बनाएगा, इसे बनाएगा लीपू लेक से। कहाँ पे, यहाँ देखिए ये लीपू लेक दर्रे से बनाया गया, ठीक। लेकिन नेपाल का दावा है कि यह दर्रा जो है काला पानी में के पास पड़ने वाले यह क्षेत्र में नेपाल का हिस्सा है, ठीक। और भारत ने इस पर कब्जा कर लिया, यही विवाद है इस रूट पे। ये जो है कितने लंबी किलोमीटर का बना है ये सब वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। ये 80 किलोमीटर की रोड बनाई गई है, किसके द्वारा, BRO के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रोड बनाई गई है, ठीक। बाकी इसमें और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इस न्यूज़ में। सिंपल एक चीज़ और जान लीजिए कि नेपाल और भारत के बीच एक संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, तो ब्रिटिश भारत के बीच एक संधि हुई थी। कौन सी, तो सुगौली की संधि हुई थी। यह कब हुई थी, तो 1816 में। यहाँ देखिए 1816 में हुई थी। इसमें का किया क्या गया था, इसमें जो है काली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिनमें काली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्रों को नेपाल का अभिन्न अंग मान लिया गया था, ठीक है। मतलब काली नदी का ये देखिए, अरे कहाँ आ गए हम लोग, हाँ ये देखिए, एंग्लो नेपाल युद्ध के पश्चात वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। और सुगौली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित कर दिया गया था। यहाँ देखिए ये है काली नदी, ये है काली नदी, ठीक। ये नेपाल की पश्चिमी सीमा के अंतर्गत आ गई और इधर से भारत, ये इंडिया हो गया, ये नेपाल हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मिशन सागर द्वारा, मिशन सागर, ठीक। मिशन सागर क्या है, तो देखिए भारत सरकार ने जो है क्या किया है, कोविड-19 के लिए जो है, जो कोविड-19 से संक्रमित अन्य द्वीपीय देशों के जो हिंद महासागर क्षेत्र में नहीं है, इंडियन ओशियन में जितने भी और देश हैं, उनके लिए क्या किया है कि एक मिशन सागर लॉन्च किया है। इसमें जो है क्या करेंगे वो लोग, जो जरूरी खाद्य पदार्थ होंगे, दवाइयाँ होंगी या चिकित्सक होंगे, उनको लेकर के यह एक जहाज़ रवाना हुआ जिसका नाम है INS केसरी। क्या नाम है, INS केसरी। किन किन देशों में जाएगा यह जहाज़, यह जाएगा मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। यहाँ देखिए लोकेशन, मालदीव, मॉरिशस, कोमोरोस, मेडागास्कर, ठीक। यहाँ पे क्या क्या करे होगा मिशन सागर के अंदर, मिशन सागर के अंदर होगा INS केसरी जो है कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ और चिकित्सकों आदि को लेकर के इन जगहों पर जाएगा और सहायता देगा। यही मिशन सागर में इस बार का हुआ है, ठीक। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए मिशन सागर क्या है ना, कि ये मिशन सागर जो है इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ठीक। प्रधानमंत्री की योजना है ये। इसमें होता क्या है, तो इसमें भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है और मौजूदा संबंधों को और मजबूत भी करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा स्पिरुलिना ग्राउंड चिक्की नट के बारे में है, ठीक। ये देखिए एक ग्राउंड चिक्की नट है ये। इसे खाने से क्या होगा, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, बस इसमें तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जान लेते हैं हम स्पिरुलिना के बारे में क्या है। देखिए यह एक ऐसा जीव है जो ताजे एवं खारे जल दोनों में रहता है। सामान्यतया ये देखिए ऐसा, ठीक। यह एक प्रकार का क्या है, साइनोबैक्टीरिया है जो एकल कोशिका वाले रोगाणुओं का एक परिवार है, ठीक। और नील हरित शैवाल, जिसे हम लोग नहीं बोलते, नीले हरे शैवाल के रूप में यह जाना जाता है। और उपयोग क्या क्या है, देखिए इसे भोजन के रूप में भी किया जाता है, ठीक। जलीय कृषि, मछली घर, मुर्गी पालन उद्योगों में भी भोजन के पूरक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। देखिए जनरली होता क्या है ना, साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश, जब सनलाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण उसमें फोटोसिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा होने लगती है और उसी से ऊर्जा का उत्पादन भी यह कर सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, यह है राष्ट्रीय कोयला अनुसंधान के बारे में। यहाँ देखिए, इसे देखिए आप लोग, उसे मत देखिए, किसे देखिए, राष्ट्रीय कोयला अनुसंधान एवं प्रबंधन, ठीक। पहले तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए
NCRMI जो है एक ऐसा संगठन है जो कोयर, यानी कि कोयर किसे बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं नारियल के रेशों को लेकर, नारियल के रेशे को, जो नारियल के ऊपर आप लोग देखते हैं जो रेशे होते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, उन्हें। ठीक है, यह क्या करता है, यह इन्हीं पे रिसर्च करता है और इनका मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन करता है। स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो यह था त्रावणकोर कोचीन साहित्यिक वैज्ञानिक एवं धर्मार्थ सोसाइटी एक्ट अधिनियम 1965। ठीक, इसके तहत यह जो है पंजीकृत कराया गया। ठीक, अब अभी चर्चा में क्या हुआ, तो अभी चर्चा में इसलिए कि इसके द्वारा एक चटाई बनाई गई है। ठीक, एक वो बनाई गई, एक मैट बनाई गई जो कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों के उस पर से अगर वो गुजरेंगे नंगे पैर होकर के, तो उनके जो है संक्रमण को, यानी कि कीटाणु को साफ कर देगा। ठीक, बस इसी कारण से अभी चर्चा में है। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। क्या है हमारा अगला आर्टिकल? अगला आर्टिकल है NCPOR के बारे में, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। ठीक, चर्चा में क्यों बना हुआ? चर्चा में इसलिए बना हुआ कि हाल ही में इसने जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस की हैं। ठीक, कोविड-19 के पीरियड में, जबकि सब जगह लॉकडाउन था, तो इसके द्वारा कई तरह की रिसर्च की जा रही है लगातार। बाकी अभी पब्लिश जो है लॉकडाउन के बाद ही होगा। देखिए क्या क्या पब्लिश होता है, तो जान लेते हैं। इसकी स्थापना देखिए 1998 में हुई थी। ठीक है, यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसे कहाँ पे है इसका केंद्र, तो इसका केंद्र जो है गोवा में है। ठीक, और कार्य क्या क्या है इसका? इसको देखिए भारत के अंटार्कटिका में जो है भारत के स्थायी मिशनों मैत्री और भारती के रखरखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है। फिलहाल इसका मुख्यालय इसका गोवा में है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा कोबास 6800 के बारे में है। क्या ये बताइए? देखिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या है ना, मास लेवल पर भी कोविड-19 का टेस्ट किया जा सकता है। ठीक, यहाँ देखिए इसे बनाया किसके द्वारा किया है, बनाया नहीं, इसे परचेज किया गया है। ठीक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा, केंद्र में इसे स्थापित किया गया। ठीक, कोबास 6800 मशीन को ऐसे याद रखिए, ये जो एक टेस्टिंग मशीन है। इसमें देखिए 24 घंटे में लगभग 1200 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। कितने? तो 1200। इसके अलावा क्या कोविड-19 का ही टेस्ट कर सकता है ये? तो नहीं, ये जो है कोविड-19 के अलावा भी HIV, MTB, CMV, पैपिलोमा आदि टेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट कोविड-19 के कारण है। चलिए देखते हैं। देखिए कोविड-19 याद कर लेंगे, HIV माइंड में रख के रहेंगे, और वायरल हेपेटाइटिस B और C के बारे में जानते रहिए, बाकी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट है हमारा सचेत के बारे में, ICGS सचेत के बारे में। ठीक, ये देखिए ICGS सचेत के बारे में। यह क्या है? यह एक कोस्ट गार्ड शिप है। ठीक, जिसे जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके साथ साथ एक C-450 और C-451 इंटरसेप्टर नौकाओं को भी जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया। निर्माण इसका किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक, इसमें जो है एक जो है 2 डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर को भी इसके द्वारा ले जाया जा सकता है। उसके अलावा जो है 4 नावों को भी ले जाया, 4 वेसल्स को भी इसके द्वारा ले जाया जा सकता है। ठीक, और समुद्र में तेल फैले होने के कारण अगर प्रदूषण भी होता है, तो प्रदूषण से संबंधित उपकरणों को भी इसके द्वारा ले कर जाया जा सकता है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड है 26 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ये देखिए ये सभी पोस्ट जो है ना भारतीय प्रधानमंत्री के मिशन सागर, यानी कि जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था उसी से संबंधित है। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास, इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब मिशन बनाए जा रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है नेक्स्ट है हमारा लास्ट है ये, चलते चलते टॉपिक के कम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है देखिए अब की बार क्या हुआ, 9 मई को जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी की
154वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक, देखिए 1866 में इनका जन्म हुआ था और 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ देखिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, यानी कि जो उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता है। देखिए गोखले ने जो है 1884 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक, और ये पश्चिमी राजनीति के विचारों से भी काफ़ी प्रभावित है। ये देखिए ये एक उदारवादी नहीं, कांग्रेस में एक तो गरम दल और नरम दल हो गया था, तो ये भैया यह नरम दल के थे या फिर उदारवाद ग्रुप से संबंधित थे। ठीक, 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक, इसके अलावा जो है 1899 से 1902 के बीच में ये जो है बॉम्बे विधान परिषद के भी सदस्य थे और 1902 से 1915 तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कार्य किया था। महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और महात्मा गांधी ने एक पुस्तक भी लिखी थी इन पर गुजराती भाषा में। कौन सी? धर्मात्मा गोखले। ठीक, इन्होंने जो है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा शुरू किए गए सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी ये जुड़े थे। ठीक है, और 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना की। साथ ही साथ इन्होंने एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला, द हितवाद। ठीक है मित्रों, तो आज के डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। तो चलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।